हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET UG 2024 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अब इस क्वेश्चंस में आपको जीटी के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो वीडियोज़ हैं बहुत सारे मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आपका एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाएगा आपका साथ नहीं छोड़ूंगा मैं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रोवाइड करता रहूँगा। तो हर एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके CUET एग्जाम में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से। ठीक है, तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक में से एक था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से सही ऑप्शंस का हमें चुनाव करना है। ठीक है, तो वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक जो था, वर्जिन गैलेक्टिक का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिचर्ड ब्रैनसन। ठीक है, तो ये जो थे वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक थे, जो एक अंतरिक्ष उड़ान कंपनी थी। ठीक है, कहाँ की थी कंपनी? अमेरिका की थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद करिएगा, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। कभी ये क्वेश्चन पूछ दे कि वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी कहाँ की थी, ठीक है, और उसमें ऑप्शन दे दिए अमेरिका, इंडिया, चाइना, ऐसे करके, तो उसमें अमेरिका सही होगा। तो इस तरीके से याद करिएगा क्वेश्चंस को, जिनमें आपके 2-3 क्वेश्चन वहाँ से तैयार हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पास है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटापा कोंडा मेला आयोजित किया जाता है? तो जो कोटापा कोंडा मेला है ये शिवरात्रि के दिन आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में जो है कोटापा कोंडा मेला महाशिवरात्रि के लिए आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का हिस्सा है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कोची, अलापुझा, चमकारा नहर, अल्पुझा, कोलम। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं जलमार्ग संख्या 3 के हिस्से हैं। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के हिस्से हैं, तो ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा, ए, बी और सी, ये जो तीनों कथन दिया गया था ये तीनों कथन जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2022 के निर्देश अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए पात्र होने के लिए वार्षिक आय सीमा क्या है? ठीक है, तो वार्षिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए माइक्रो फाइनेंस ऋण प्राप्त करने के लिए, यानी उसके पात्र बनने के लिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 3 लाख होना चाहिए। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 5 नंबर क्वेश्चन है, पैसे की मध्यस्थता के बिना आर्थिक विनिमय एक्सचेंज कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पैसे की मध्यस्थता के बिना आर्थिक विनिमय को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय एक्सचेंज कहा जाता है। यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या भरेंगे? वस्तु विनिमय एक्सचेंज भरेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वस्तु विनिमय। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 6 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने 1539 ईस्वी में हुमायूं को में हराया। ठीक है, तो में हराया मतलब यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे हमें भरना है। तो यहाँ पे हमारे पास जगहों का नाम दिया गया है और इनमें से कहाँ शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था ये हमें जगह का नाम बताना है। तो आपको याद रखना है कि चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, चौसा में जो है हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। किस ईस्वी में? 1539 ईस्वी में। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कहाँ हराया था? चौसा में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर है, एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो एसिटिक अम्ल की बात करें तो उसमें एक अणु में 4 हाइड्रोजन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 4 आपके पास परमाणु होंगे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8वां नंबर है, खट्टे फल से भरपूर होता है। तो जो विटामिन सी होती है उसे खट्टे फल से भरपूर विटामिन माना जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी में सारे खट्टे जो भी खट्टे हमारे पास फल फ्रूट्स आ जाते हैं, इसमें करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सिहावा पर्वत से निकलती है? सिहावा पर्वत से निकलने वाली नदी का नाम है महानदी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महानदी जो है ये सिहावा पर्वत से होकर निकलती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? तो 1935 की बात करें तो इसमें 321 धाराएं हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये 321। ठीक है, तो 321 धाराएं हैं 1935 में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कलिंग वर्तमान में तटीय है, तो वह कलिंग कहाँ तटीय है, वर्तमान में ओडिशा में तटीय है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें, जो कलिंग है वर्तमान में ओडिशा में तटीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी से निकलती है, तो कौन सी नदी लाहौल घाटी से निकलती है, चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चिनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी से निकलती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर क्वेश्चन है, यूपीआई आप जानते होंगे, ये यूपीआई सबके मोबाइल में यूज हो रहा है आजकल। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को शक्ति प्रदान करती है, यूपीआई का पूर्ण रूप है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या होगा। ठीक है, तो इसमें फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ये यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर पहले को टिक करना होगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। ठीक है, अब बात करें इसके बारे में जानकारी की, तो यहाँ से जानकारी ले लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित या उषा मेहता, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अरुणा आसफ अली जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, 15 नंबर क्वेश्चन है, बल को द्रव्यमान से विभाजित करने पर यह बराबर होता है। देखिए, जब आपको एक फार्मूला प्राप्त होगा, हर स्टूडेंट को एक फार्मूला प्राप्त होगा, F बराबर m में। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, F बराबर m में, तो ये जो F है अगर इस साइड में हम m को लाएं तो ये डिवाइड में आएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है a के साथ। ठीक है, और बराबर में a अपने स्थान पे रहेगा, यानी कि जब हम बल में इस द्रव्यमान से हम भाग दे रहे हैं, यानी विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बल को क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान से, यानी यम को द्रव्यमान कहते हैं, यफ को बल कहते हैं, तो बल को हम द्रव्यमान से विभाजित कर रहे हैं तो हमें ए मिल रहा है। ठीक है, ए को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, जिसे हिंदी में त्वरण कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, तो जब भी बल को हम द्रव्यमान से विभाजित करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, किसके बराबर होगा, वो त्वरण के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 नंबर है, 16 नंबर क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था, तो T20 का जो खिताब है 2022 की बात करें तो इंग्लैंड जीता था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो T20 विश्व कप जो है 2022 में इंग्लैंड जीता था, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2022-2023 में भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या है। ठीक है, तो G20 की जो अध्यक्षता का विषय है 2022-23 में वो है वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट ISRO, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है, द्वारा लॉन्च किया गया था, उस रॉकेट का नाम क्या था। तो भारत ने अपने जो निजी तौर पे जो इसरो से रॉकेट को लॉन्च किया था, उस रॉकेट का नाम था विक्रम-S, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये विक्रम-S जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो विक्रम-S रॉकेट को भारत ने अपने निजी तौर पर निजी निर्मित रॉकेट यानी इसरो से लॉन्च किया था, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 नंबर यानी अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभनाथ को माना जाता है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, और ऑप्शन दे दिया जाएगा कई सारे। ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ से याद हो गया कि ऋषभनाथ जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, और उसके बाद से कहा जा रहा है कि इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, यानी ऋषभनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, अयोध्या में, वैशाली में, वाराणसी में, तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन होगा अयोध्या में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऋषभनाथ जो हैं ये पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के, और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था।
आशा करता हूँ ये 20 प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस 20 प्रश्न से आप लगभग 40 प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से तैयार करें तो। ठीक है, आपको और भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।